आइए साथियों, किस देश का जापान ने अपनी रक्षा रिपोर्ट में पहली बार जिक्र किया है? तो ये पहली बार जिक्र किया है, तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जापान ने जिक्र ही क्यों किया है? तो मैं आपको बता दूं साथियों, ताइवान के बारे में बात हो रही है। साथियों, पूरी कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अब जापान भी फ्रंट फुट पर खेलने लगा है। बहुत शानदार स्टोरी है, बहुत सारे इसके कड़ी के किरदार हैं। सारी बातों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट साथियों, हाल ही में जापान के द्वारा अपनी एक डिफेंस रिपोर्ट जारी की गई है और उस डिफेंस रिपोर्ट में उसने कस्में और वादे खाए हैं। किस चीज के? कि हम अपने ही नजदीक स्थित ताइवान को बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। किससे डर लग रहा है ताइवान को? तो आंसर है चीन से डर लग रहा है। चीन से डर लग रहा है ताइवान को, और जापान ने अब प्रॉमिस कर दिया है कि अगर ताइवान के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला चीन के द्वारा हुआ तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इस टाइटल को? क्योंकि यह हमारे करंट अफेयर्स के अंदर आता है, जीएस पेपर 2 के अंदर यह हिस्सा है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। सवाल के अंदर अगर पूछा जाए कि जापान ने हाल ही में अपने रक्षा पत्र में किस देश का पहली बार उल्लेख किया है, तो ताइवान का उल्लेख किया गया है। यानी अब पहले मैं आपको ना इस रक्षा पत्र का मतलब भी समझा देता हूं। देखिए क्या है साथियों, इस बात को भी थोड़ा सा समझना प्रयास करिए। चीन का जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ताइवान का नाम लिया गया है पहली बार। हुआ क्या है, जैसे ना अपन लोग क्या करते हैं, अपन विजन डॉक्यूमेंट जारी कर देते हैं, जैसे कि भाई भविष्य में 5 साल बाद हम क्या देखना चाहते हैं, 3 साल बाद हम क्या देखना चाहते हैं। हम तमाम प्रकार की पॉलिसीज बनाते हैं, पंचवर्षीय योजना बनाया करते थे। ऐसे ही जापान, अमेरिका, ये जो विकसित देश हैं, ये क्या करते हैं कि अपने आने वाली समस्याओं को भी अपने देश को बताते हैं। यानी कि ये लोग साझा करते हैं अपने द्वारा कि अगर मान लीजिए कि जापान आगे बढ़ा तो जापान को आने वाले 5 साल में कौन से देश से क्या समस्या है। देखिए ये लोग स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोगों में जिस प्रकार का राष्ट्रवाद अभी जन्म ले रहा है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि सर्वे सर्वा हम ही हैं इस पूरी दुनिया के। हमें ऐसा लगता है कि अगर कंपैरिजन करना है तो हम अमेरिका को भी पछाड़ देंगे, अगर हम रशिया को भी पछाड़ देंगे, हम सबको पछाड़ देंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना एक मतलब जो स्वाभिमान इन दिनों मतलब घर कर रहा है, अच्छी है, मतलब देश के लिए वो अच्छा है। लेकिन ये जो विकसित राष्ट्र हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स में ये प्रॉपर जानकारी देते हैं कि हमें किस देश से क्या थ्रेट है, किसके साथ युद्ध हो सकता है, हमारा कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है। हम सारी की सारी बातें ये इस बुक में लिखते हैं। अमेरिका भी लिखता है, जापान भी लिखता है, और जापान ने इस बार जो बुक लिखी है उसके अंदर ये पूरी डिटेल में, ये वो पूरी बुक है जो जापान के द्वारा लिखी गई है, डिफेंस ऑफ जापान 2021। इसमें इसने मेंशन किया है कि जापान को आने वाले 5 साल में कौन सा युद्ध लड़ना पड़ सकता है। तो इसने युद्ध के बारे में जो जानकारी दी है उसमें कहा है कि इन्हें हो सकता है कि भविष्य में ताइवान की रक्षा करने के लिए चीन से युद्ध लड़ना पड़े। तो भविष्य में ताइवान की रक्षा के लिए चीन से युद्ध लड़ना पड़े, ऐसा इनके दिमाग में विचार क्यों आया? जापान का ये जो डिफेंस पेपर है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा चर्चित हो गया है, और इसका चीन ने विरोध भी किया है कि यार ये क्या हो गया है, मतलब ये ऐसे कैसे हो सकता है। आज तक जापान इतना आक्रामक था नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब से हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिरे, तब से जापान इतना आक्रामक था नहीं जितना अब हो गया है। और उसने आक्रामक होते समय अब ये कहा है कि हो सकता है हमें युद्ध करना पड़े। तो भाई इससे आपको पता नहीं टेंशन हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, लेकिन जापान की इस धमकी के कारण चीन की नींदें उड़ गई हैं। चीन की नींदें क्यों उड़ गई हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। क्योंकि साथियों, चीन असल में वो देश है जिसको जापान ने 1945 से पहले पछाड़ा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें 1890 की, तो 1890 में चीन को हरा रखा था जापान ने, और 1890 से लेकर के 1945 तक ताइवान वगैरह इन क्षेत्रों के ऊपर, कोरियन पेनिनसुला के ऊपर, चीन के अधिकांश भाग के ऊपर जापान का कब्जा हुआ करता था। तो जापान एक बहुत ताकतवर देश रहा है साथियों, लगभग 50 साल तक तो उसने ताइवान पर अपना राज किया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये वापस से बड़ा हो रहा है। तो सोचने की बात यह है कि चीन को तो टेंशन होनी ही है, और जब चीन को टेंशन हो रही है तो चीन इसका क्या इलाज करेगा? चीन तो बोलेगा ही कि साहब हम ऐसी घटना नहीं होने देंगे। लेकिन क्यों अचानक जापान ने यह शब्द इस्तेमाल किया कि ताइवान की रक्षा के लिए कुछ भी करेगा जापान? ऐसा क्यों कहा इसने? इसके पीछे की कहानी सुनिए साथियों। कहानी कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली कम्युनिस्ट पार्टी, जो चाइना की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है अपनी इसी आरएनए की क्लास में, उसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे। अगर आप उस क्लास में थे तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। उसने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे, और जो शी जिनपिंग है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो वास्तविकता में राष्ट्रपति ना होकर के कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं।
तो साथियों उन्होंने अपने 100 वर्ष पूरे होने पर यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि ताइवान को जल्दी ही चीन अपने साथ मिला लेगा। तो आप में से जो विद्यार्थी करंट में नए हैं उन्हें यह सवाल बहुत ज्यादा परेशान करेगा कि आफ्टर ऑल ताइवान की कहानी क्या है। तो मैं थोड़ा आपको बेसिक से भी उस सारे बातों के बारे में बताऊंगा। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ताइवान है कहां और इसका चाइना से क्या लेना देना है। देखिए साथियों, यह आपको दिख रहा है चाइना। उम्मीद है कि आप इसे मैप में अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए। और साथियों यहां पर यह जो कंट्री आपको दिखाई दे रहा है, दिस कंट्री इज जापान, है ना। तो साथियों जो जापान है यह ताइवान से, और ये छोटा सा जो देश दिख रहा है आपको, ये है ताइवान। तो देखिए चाइना, ताइवान और जापान, इन तीनों को ध्यान से देखें। इसी प्रकार से यहां पर एक देश है, शायद वो आपको दिख ना रहा हो प्रॉपर तरीके से, है ना। ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये लीजिए। इस देश का नाम क्या है? ये है फिलीपींस। तो अब थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। चाइना और ताइवान के बीच में यहां पर पानी भरा हुआ है, जिसे हम ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ताइवान स्ट्रेट कहते हैं। ताइवान और वियतनाम के बीच में यहां से पानी जाता है, उसे हम लोग ल्यूजॉन स्ट्रेट कहते हैं। कौन सी स्ट्रेट कहते हैं? ल्यूजॉन स्ट्रेट कहते हैं। अब थोड़ी सी चीजों को ध्यान से समझना बेटा। ताइवान से जो जापान है इसकी दूरी जो है ये मात्र 110 किलोमीटर है। कितना दूर है? 110 किलोमीटर है। अच्छा, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा, और सवाल ये बनेगा कि सर एक बात बताइए, पहले तो इसका इतिहास भी जानना है। इतिहास बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाइए। लेकिन पहले मैं यह बता दूं कि जापान ने ताइवान की रक्षा की कस्में क्यों खाई हैं। इधर देखिए बेटा, असल में आप में से बहुत सारे लोगों को यह मालूम है कि जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई मुकाबला नहीं है पूरे वर्ल्ड में। मतलब जापानीज जितनी भी आप कंपनी सुनते हैं, चाहे सोनी एरिक्सन सुने, चाहे मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी में नाम सुने, तो जापान का ही नाम सबसे ऊपर आता है। चाहे आप सुजुकी सुने, चाहे होंडा सुने, ये सब जापानी कंपनी है ना। जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत पीछे है। नेचुरल रिसोर्सेज में पीछे है, इसका क्या मतलब है बेटा? जापान असल में पूरा पथरीला पहाड़ी इलाका जैसा देश है। यहां के लोग मेहनती बहुत हैं। यहां पर कोई नेचुरल माइंस मिनरल्स नहीं पाए जाते, ना ही खेती होती। लेकिन ये इतने विद्वान और तकनीकी से दक्ष लोग हैं कि दुनिया से सामान मंगा करके अपने यहां उसे बनाते हैं और फिर बेचते हैं। जैसे इंडिया ताइवान को अपने द्वारा निर्यात करता है साथियों आयरन ओर, और ये अपने पास उसे शुद्ध कर करके स्टील बना के दुनिया को बेचता है। तो सोच के देखिए, अपने पास से आयरन गया, इसने उसे शुद्ध किया, इस्पात में बदला और दुनिया को इस्पात बेच दिया, मुनाफा कमा लिया। ऐसे ही ये जो ताइवान आपको दिखाई दे रहा है, ये ताइवान बच्चों असल में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जाना जाता है। आप में से जो साइंस के लोग होंगे वो तो पहचान जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जो नहीं भी हैं वो भी मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स का बड़ा योगदान होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। बस इतना समझिए, ताइवान सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर है। अब ये सेमीकंडक्टर यहां से जापान जो है वो परचेज करता है, और जापान ताइवान से जब सेमीकंडक्टर लेता है तो ही ये यहां से इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बना के वर्ल्ड को बेचता है। यदि सोच के देखिए, चाइना ने ताइवान को कब्जे में ले लिया, तो क्या ये सेमीकंडक्टर जापान तक जा पाएंगे? आंसर है जी नहीं। तो क्या जापान उतनी बड़ी पावर रह पाएगा जितनी है? बोले जी नहीं। तो ताइवान को अपने कब्जे में रख करके या उसकी हिफाजत की कस्में खाके ये असल में कह क्या रहा है? ये कह ये रहा है कि मैं कैसे बचा रहूंगा, इसके लिए जरूरी है कि मैं ताइवान की हिफाजत करूं। अब आपके मन में एक डर बैठना शुरू हो गया, ताइवान को आफ्टर ऑल डर किसका है सर? मैंने कहा भाई वो चाइना का डर है। तो क्या डर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और वेट करिए। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए, अगर आप इस मैप को पहचानते हैं, पुराने विद्यार्थी हैं जिन्हें तो बहुत अच्छे से पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं। साथियों यहां पर ना एक स्ट्रेट है, ये वाली, अगर आप इसे देख रहे हो, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। कौन सी स्ट्रेट है ये? स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये रही। ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको दिख रही है यहां पर, ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर साउथ चाइना सी से होते हुए ल्यूजॉन स्ट्रेट के माध्यम से ही जापान तक ऑयल पहुंचता है। जापान की जो आवश्यकता है नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, वो कहां से पहुंचती है? तो आंसर क्या है कि जो हिंद महासागर से होकर के मलक्का स्ट्रेट जा रही है, साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली, तो वहां से होकर के ल्यूजॉन स्ट्रेट के माध्यम से होते हुए
जापान तक पहुंचता है सामान, अब तेल पहुंचता है। अब आप मुझे यह बताएं कि ना तो जापान के अंदर ऑयल का भंडार है, ना ही सेमीकंडक्टर का भंडार है, ना ही मिनरल्स का है, तो भैया उसे तो पूरी तरह डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर उसे यह पता चलता है कि कोई देश उसके रास्ते को रोक रहा है तो उससे तो प्रतिशोध लेगा ना। यही कह रहा है ये कि ताइवान को हमें बचाना बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि भविष्य में अगर चाइना ने इसे पकड़ लिया, पहले ही साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, अगर भविष्य में उसने ल्यूजॉन स्ट्रेट को कब्जे में ले लिया और ताइवान को कब्जे में ले लिया तो मेरा तो पूरा मामला ढप बैठ जाएगा। इसलिए साथियों इन्होंने ये कस्में खाई हैं कि अगर हमें ताइवान के लिए युद्ध लड़ना पड़ा तो हम युद्ध लड़ेंगे। अब आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि सर आफ्टर ऑल ताइवान की स्टोरी है क्या, तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इतिहास बता देता हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इस इतिहास को जान लीजिएगा। ये मैं कुछ तारीखें, आप में से कोई विद्यार्थी अगर यह विश्वास रखता हो कि सर आपको तारीखें कैसे याद रहती हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहती हैं तारीखें, या तो मैं यहां लिख के लाता हूं या पेज पर, जो कि मुझे सिक्वेंस में आपको बतानी होती है। जैसे तारीखों में, और तारीखें किसी को भी याद नहीं करनी होती है ना। अगर आप थोड़ा सा भी मेरी बात मानते हैं या फिर ये मानते हैं कि हाँ सर का पढ़ने का तरीका ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि डेट किसी को भी याद नहीं रखनी होती है। एग्जाम देने जाओ उस समय थोड़ा सा देख जाओ, बस शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत होती है तारीखों के लिए। कंसेप्ट पता हो तो आप किसी भी चीज के ऊपर एंगल लिख करके आ जाएंगे और लिखा हुआ आंसर आपको विजेता बनाता है। तारीखें सुनिए साथियों, यहां पर 1642 से लेकर 1661 के बीच में नीदरलैंड का शासन था। अब देखिए तथ्यात्मक रूप से बातें समझते हैं, अब हम एक एक करके सारी बातों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इधर समझे साथियों, हुआ क्या, अगर हम बात करें तो ये जो ताइवान आपको दिख रहा है, इस ताइवान पर शुरुआत में 1600 के अंदर अगर हम बात करें 1642 से 1661 के बीच में यहां पर शासन था। किसका शासन था? नीदरलैंड का। 1661 के बाद से लेकर के साथियों 1683 से लेके 1895 तक चीन के अंदर एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चिंग डायनेस्टी। अब ये याद रख लीजिएगा, और विशेष रूप से स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले और यूपीएससी की तैयारी करने वाले चिंग डायनेस्टी को बहुत समझे, है ना। चाइना के अंदर एक ही डायनेस्टी चली है ना, वो है चिंग डायनेस्टी। तो चिंग डायनेस्टी ने लगभग 1683 से लेकर 1895 तक इस ताइवान के ऊपर शासन किया है। तो ताइवान एक आइलैंड हुआ और उस आइलैंड के ऊपर चाइना का लंबे समय तक कब्जा रहा है। क्लियर? अच्छा, ये तक बात हो गई। 1895 में क्यों बोल रहे हो सर? 1895 में फिर क्या हुआ? 1895 में इसके ऊपर कब्जा किसने कर लिया? जापान ने कब्जा कर लिया। तो 1895 क्यों खास हो जाता है? क्योंकि जापान ने ताइवान पर कब्जा कर लिया था। अच्छी बात है। जापान का कब्जा इस पर बना रहा कब तक? 1945 तक जापान का कब्जा बना रहा। अब आप पूछेंगे 1945 में जापान ने क्यों छोड़ दिया इसे? तो भाई सबसे पहला सवाल यह है कि इस 1945 से पहले 1939 में शुरू हो चुका था वर्ल्ड वॉर द्वितीय। क्या शुरू हो चुका था? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जापान, इटली और जर्मनी, ये तीनों मिलकर के अमेरिका, फ्रांस, यूके और यूएसएसआर से युद्ध लड़ रहे थे। तो जापान जो था वो बहुत पावरफुल था, और ये इतना पावरफुल था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इंडिया तक पहुंच गया था। मतलब इंडिया में एंट्री करने वाला था, ये समझिए आप। इतना विस्तार हो गया था। ये तो अमेरिका ने दुनिया को बिना बताए इसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर बम फोड़ दिए, न्यूक्लियर बम फोड़ दिए, जिसके चलते जापान को लौट करके वापस घर आना पड़ा। अदरवाइज मतलब ये बहुत बड़ी पावर हो जाता। क्लियर है? अच्छा, तो बेटा जापान जो है हिरोशिमा नागासाकी के बाद में जब लौटने लगा तो ये ताइवान को भी छोड़ गया। ताइवान को किसके लिए छोड़ गया, ये बड़ा सवाल है। तो साथियों ताइवान को 1945 में जापान छोड़कर घर चला गया, और इस जगह को, अब कॉमन सेंस की बात है कि भाई जिसका था उसे लौटाया जाएगा, तो उस समय लौटाने की बात की गई चाइना को वापस ताइवान। तो साथियों ताइवान को जब चाइना को लौटाने की बात की गई तो यहां पर क्या हुआ, अब मैं आपको वही बताता हूं। चाइना में उन दिनों एक व्यक्ति का शासन हुआ करता था और उसका नाम था चैंग काई शेक। अब इसे याद रखिएगा बेटा, है ना, चैंग काई शेक। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। अमेरिका ने और यूके ने जब ताइवान को जापान से छुड़ा लिया तो इसे लौटा करके वापस किसे दे दिया? चाइना को दे दिया। क्लियर?
तो 1945 में ये चाइना के हिस्से चला गया। लेकिन उन दिनों चाइना में एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। अब आप पूछेंगे चिंग काई शेक कौन था? साथियों, उन दिनों वहां की जो मतलब क्या कहते हैं इसको, चाइना की जो सेना थी उसका लीडर हुआ करता था। आप पूछेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना किसकी तरफ था? तो अमेरिका की तरफ था, यानी कि ब्रिटेन की तरफ था, फ्रांस की तरफ था, जैसे इंडिया था वैसे ही था। बोले ठीक है। जब ये चिंग काई शेक को ये सौंप करके चल दिए तो बड़ा सवाल ये बना कि सर एक बात बताइए, चिंग काई शेक को ये सौंप के क्यों गए? अरे भाई जिसका है उसे सौंप दिया। बोले इस व्यक्ति को क्यों सौंपा? बोले भाई चाइना में उस समय सबसे पावरफुल आदमी यही था, इसकी सेना थी चाइनीज सेना थी। बोले ठीक है। अब लेकिन क्या होता है साथियों, चाइना में उन दिनों चल रहा था अपने ही अंदर गृह युद्ध, और गृह युद्ध में यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी माओ जेडोंग के नेतृत्व में। याद करिए, मैंने माओवाद भी कई बार आपसे डिस्कस किया है। वो जो माओ जेडोंग वाला काल था, उस माओ जेडोंग ने साथियों अपनी एक अलग सेना बनाई और उस सेना का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो आज आप देखते हैं, यही चाइनीज कम्युनिस्ट आर्मी जो आप देखते हैं, यही वाली इनके द्वारा कम्युनिस्ट सेना बनाई गई। वो कम्युनिस्ट सेना इस चिंग काई शेक की सेना से लड़ाई लड़ी और सेना से लड़ाई लड़ी और चाइना में हुआ गृह युद्ध। गृह युद्ध का परिणाम यह निकला कि चिंग काई शेक हार गया और वो हार करके अपनी सेना के साथ में यहां से भाग करके यहां शिफ्ट हो गया। और चाइना में उस गृह युद्ध का विजेता कौन बना? माओ जेडोंग बना। और माओ जेडोंग ने पूरे की पूरे चाइना के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि आज भी जो चाइना आप देखते हैं ये माओवादी चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना है। और जो चिंग काई शेक है ये किसकी तरफ गया हुआ है? तो ये आंसर है ताइवान के पास चला गया। तो ताइवान वाले आइलैंड पर ये बैठ करके अब अपना शासन चलाते हैं। चिंग काई शेक की ही पार्टी यहां पर शासन चलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप पूछेंगे तो सर ये तो इनका इंटरनल मैटर हुआ। देखिए आपको लग सकता है इंटरनल मैटर, लेकिन जिसको मार के भगाया गया हो उसके लिए वो इंटरनल नहीं है। बोले ठीक है। अब आप पूछेंगे चिंग काई शेक को ये दी किसने थी सत्ता? मैंने कहा भाई ये तो अमेरिका ने दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चिंग काई शेक का नेचुरल अलाई कौन हुआ? अमेरिका हुआ। अर्थात ताइवान का जो सबसे बड़ा दोस्त है वो कौन है? अमेरिका है। अमेरिका ही ताइवान की हिफाजत करना चाहता है। ये तो हुआ 1945 के बाद 1950 तक की पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को बता दी। ताइवान पर ये लोग सेटल हो गए। अब आगे की कहानी शुरू होती है। चाइना ने चिंग काई शेक को हराने के लिए ताइवान को कब्जे में करने का खूब प्रयास किया, लेकिन अमेरिका ने कह दिया कि चूंकि ताइवान हमने दिया है, ऐसी स्थिति में चिंग काई शेक को कोई नहीं हटाएगा और इस पूरे क्षेत्र में ताइवान नामक एक देश बनकर के काम करेगा। ताइवान एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाकर वर्ल्ड में रहने लगा। साथियों धीरे धीरे चाइना ने खूब प्रयास किए कि ताइवान को वापस अपने में मिला ले और अपने साथ मिला ले, लेकिन ऐसा हो ना सका। 1979 में ताइवान के राष्ट्रपति के चुनाव थे, तो उस समय पर चाइना ने इन्हें ऑफर दिया। ऑफर क्या दिया? बोले यार ऑफर यह है कि तुम लोग अपना राज चलाओ, लेकिन हम सब हैं तो भाई भाई ना, नेचुरली तो हम सब लोग एक ही हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि आप लोगों को भी अलग राज्य के रूप में रहने दें, लेकिन अपने लिए केवल यह कह दो कि हम चाइनीज हैं, बस इतना बोल दो, चिंग चाइनीज हैं। तो बोले अच्छा। बोले इतना कहने के लिए तुम लोगों को एक पॉलिसी को फॉलो करना होगा, और वो कौन सा है? वो पॉलिसी है साथियों वन नेशन। ये जो पॉलिसी बनाई गई थी इसके अंतर्गत, और ये पॉलिसी भी मैंने आपको कई बार बताई है, और इनसे कहा गया वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी को तुम लोग मान लो। तो वन कंट्री बोले तो चाइना तो कंट्री हो गई, और टू सिस्टम हो गए। टू सिस्टम का मतलब तुम अपनी देश अलग चलाओ, हम अपना देश अलग चलाएंगे, लेकिन दुनिया के लिए हम एक ही होंगे। हम एक ही होंगे का इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए जब भी कोई बोलेगा चाइना, तो वो चाइना तुम्हें नहीं, हमें नहीं, मिलके हमें चाइना बोला जाएगा। बोले ठीक है। तो वन कंट्री टू सिस्टम की प्रथा 1979 के अंदर प्रथा लाई गई। 1980 में इसे मान लिया गया, और यही हुआ कि अमेरिका ने सबसे पहले चाइना को एक ही देश माना, ताइवान और चाइना को एक देश माना, और कहा कि ठीक है, जब तुम लोगों के बीच में आपसी सेटलमेंट हो गया है, तो मैं इसे अलग चाइना नहीं मानूंगा, इसे अलग चाइना नहीं मानूंगा, तुम दोनों एक ही चाइना माने जाओगे। ठीक है सर। 1980 के बाद से अब धीरे धीरे चाइना और पावरफुल होने लगा। तो अब हुआ ये कि जो शी जिनपिंग है, इनकी इज्जत साख पे लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि लगातार 2 कार्यकाल तो ये पूरे करने जा रहे हैं। भविष्य में भी इन्हें चाइना का मतलब
फॉरएवर टाइप का राष्ट्रपति रहना है। ऐसी स्थिति में जनता में जोश कैसे भरा जाए? तो कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, आपको याद होगा 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है आप लोगों को। 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अभी जुलाई के अंदर शी जिनपिंग ने एक डायलॉग मार दिया। क्या मार दिया? कि ताइवान जल्दी ही हमारा होगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये डायलॉग के मायने क्या हैं? मायने ये हैं साथियों कि चाइना इसे कभी भी कब्जे में ले सकता है। इसके लिए इसने एक युद्ध अभ्यास तक किया। युद्ध अभ्यास में 28 से ज्यादा जहाज इस ताइवान स्ट्रेट में भेजे गए, इस ताइवान के ऊपर से फ्लाइट्स उड़ाई गई, लेकिन इसके तुरंत बाद अमेरिका अपना पूरा बेड़ा लेकर यहां पहुंच गया। अमेरिका यहां पर सब तरह से अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गया कि यदि ताइवान की सॉवरेनिटी को कोई खतरा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि ताइवान पूरा की पूरा इस महीने में ही कितना डेवलपमेंट देख लिया है। अब बात करते हैं वापस चल के जापान की। जापान ने भी, देखिए जापान अब वही कहता है जो अमेरिका कहता है। तो साथियों अमेरिका वाली ही बात बोलते हुए जापान ने कहा है कि हम लोग ताइवान की हिफाजत में अमेरिका के साथ खड़े हैं। यदि कोई भी ऐसी बात हुई कि अचानक चाइना ने हमला बोल दिया ताइवान पर, तो हम चूकेंगे नहीं, हम ताइवान के पक्ष में युद्ध में कूद पड़ेंगे। यानी भविष्य के युद्ध की शुरुआत अभी से मान लीजिए कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। क्यों मान लीजिए? क्योंकि चीन जहां यह कह रहा है कि मैं इसके ऊपर कब्जा करूंगा, वहीं तुरंत अमेरिका और जापान ने बोल दिया कि मैं भी साथ में हूं युद्ध के अंदर। यानी कि अनडिक्लेयर्ड वॉर शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह रीजन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। आ गई बात समझ में? इन्होंने जो अपना डिफेंस डॉक्यूमेंट निकाला उसमें इंडिया की तारीफ भी की और उसमें यह कहा कि जो इंडिया है वो हमारे साथ एक ऐसा एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जापान ने कहा है, जिसके अंतर्गत हम उनके पूरे क्षेत्र का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो एयर बेसिस हैं उनका उपयोग कभी भी कर सकते हैं। भारत ने जापान के साथ में यह स्ट्रेटेजिक ट्राई जो है अभी 2 साल पहले ही की है। वहीं रिवर्स इंडिया वाले भी अगर चाहें तो जापान के जितने भी एयर बेसिस हैं, नेवल स्टेशंस हैं, आर्मी के स्टेशंस हैं, उनका उपयोग हमारी सेना कर सकती है। तो इंडिया का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जापान ने अपनी इस डिफेंस डॉक्यूमेंट में यह बात भी मेंशन की है कि ताइवान को बचाने के लिए ही सही, लेकिन आजकल जो हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के रिसेंटली की है। दूसरी बात साथियों, इस क्षेत्र में जो क्वाड बन रहा था, क्वाड बोले तो इस एशिया पैसिफिक का जो नया नाटो बन रहा है, उस क्वाड में फिर से वही 4 देश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यानी कि ये सभी देश एक प्रकार से अपने आप को ताइवान को लेकर के प्रतिबद्ध बना रहे हैं और भविष्य में अगर कुछ भी हुआ तो यहां पर युद्ध में कभी भी कूद पड़ेंगे। यह तथ्य आप लोगों तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिफेंस डॉक्यूमेंट क्या है, इसका महत्व समझ में आ गया होगा और भविष्य में इसके साथ क्या चीज छुपी हुई है वो मैंने आपको बता दिया। तो चाइना और ताइवान के बीच में तो ताइवान स्ट्रेट है और फिलीपींस और ताइवान के बीच में जो है वो ल्यूजॉन स्ट्रेट है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके पूर्व की तरफ जो है, मतलब उत्तर की तरफ जो है वो ईस्ट चाइना सी है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप पूछेंगे सर अमेरिका तो इस बात पर, वो चाइना तो चुप रहने वाला नहीं है, तो चाइना ने भी धमका दिया अपनी तरफ से, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन उनको भी पता है कि हल्का देश नहीं है जापान। एशिया की 2 सबसे बड़ी शक्तियां अगर लड़ेंगी तो निश्चित रूप से ही नुकसान तो होगा ही, है ना। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। निश्चित ही आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बताएं पर। तो यूज माई रेफरल कोड टू एक्सेस दिस, मतलब गजब प्रकार का हम लोगों ने एक ऑफर लाए हैं। आप जरा देखिए, ऑफर ये है कि विद्यार्थी जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें आंसर राइटिंग में कई बार दिक्कतें आती हैं। उसके लिए हमने एक प्रयास शुरू किया जिसका नाम है किताब सीरीज। और उस किताब सीरीज में हम क्या करने वाले हैं कि हम बच्चों को वैल्यू एडिशन के रूप में 2 बुक 1 वीक में खत्म कराएंगे। हाँ, 2 बुक 1 वीक में उसको रीडिंग हैबिट डालेंगे ताकि वो बुक खत्म कर सके। यूपीएससी सिलेबस से वो रिलेटेड होंगी, सोसाइटी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, एथिक्स से, ऐसे पेपर राइटिंग से ये जुड़ी हुई किताबें होंगी और इन किताबों को टॉप एडुकेटर्स के द्वारा खत्म करवाया जाएगा। साथियों ये जो सीरीज है, किताब सीरीज शुरू कब से हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बुधवार है उस दिन से ये शुरू हो जाएगी, कमिंग बुधवार को। और अनअकैडमी पे अभी जो ऑफर चल रहे हैं वो क्या है, आपको फीस पर 25% ऑफ, अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर एडिशनल 10% ऑफ और साथ में
अब जो ऑफर दिया जा रहा है, देखिए अभी लास्ट वीक तक 10% एडिशनल ऑफ था, अभी वो ऑफ हो गया है, मतलब बंद हो गया है। इसके बाद में अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज आपको यहां पर फ्री में दी जा रही है। तो जीएस प्लस ऑप्शनल का जो हमारा कोर्स प्राइस है वो 57,500 में आपको ऑप्शनल के लिए फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अभी तक हम लोग आपको 80 टेस्ट दे रहे थे, लेकिन अब आपको ऑप्शनल में भी फ्री टेस्ट मिल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अनअकैडमी का ये प्रॉमिस 21 जुलाई तक चलने वाला है और इसके अंतर्गत आप लोगों को 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट है ये मैंने आपको बता दिया। साथ में पूरा प्रिंटेड मटेरियल आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो यूपीएससी के लिए आप हमसे ईएमआई ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक आइकॉनिक है और एक प्लस है। आइकॉनिक के केस में आपका टेस्ट एनालिसिस करने के लिए भी आपको एक पर्सनल टीचर मिलता है, पर्सनल गाइडेंस देने वाला टीचर होता है, पूरा स्टडी प्लानर होता है, कंटेंट दिया जाता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस दी जाती हैं। ये आइकॉनिक प्लान होता है। अगर हम प्लस और आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक जो पड़ता है आपको आफ्टर डिस्काउंट 67,000 का पड़ता है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, जो भी आपको जमे आप उस प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। मात्र 2,000 रुपए की कीमत में आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन पर मंथ में एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप हर वीकेंड हमारे साथ जुड़ करके कॉम्बैट भी ले सकते हैं। यदि आप एसएससी में जुड़कर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी बेसिक से इकोनॉमिक्स चल रही है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। याद रखिएगा, जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस, सबका नोट, सबका पीडीएफ आपको एक ही जगह पर प्राप्त हो जाता है। रेफरल कोड अंकित 10 याद रखिए, 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा। और इस कंटेंट को जो मैंने पढ़ाया है ये मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित